हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश में जो एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं। एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। और एक्सट्रैक्ट का अर्थ ये है कि उस प्रकार के पैराग्राफ जो हमारी सिलेबस में होते हैं। जैसे हमारी फ्लेमिंगो बुक है, विस्टास है, तो उसमें जो लेसन पोएम है उनकी कुछ लाइनें दे देते हैं और उन लाइनों के आधार पर हमसे प्रश्न किए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट कैटेगरी के जो एमपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं उनको ही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसका अर्थ ये है कि इस एक्सट्रैक्ट को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। यह आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ या पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सेस और लोरेन के जो स्कूल हैं, है ना, उसमें जर्मन भाषा को ही पढ़ाया जाना है। ठीक है ना। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। नए आपके जो टीचर हैं या मास्टर हैं वो कल से आएंगे, है ना। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। फ्रांस भाषा का यह आपका आखिरी पार्ट है, आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहूँगा या मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सावधान रहें। अब क्यों सावधान रहें, ऐसा वो क्यों कह रहा है? सावधानी से आप इस लेसन को पढ़ें क्योंकि ये फ्रांस भाषा का लास्ट लेसन है। वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। मेरे लिए ये थंडर क्लैप जो हैं, मतलब ये शब्द जो हैं एक चौंका देने वाले या एक जोर से, जिसको हम कहते हैं ना जोर का झटका लगना, उस तरह के शब्द मेरे लिए थे। तो यहाँ पर मी मतलब कौन है? मी मतलब एक फ्रेंच नाम का लड़का है। और यहाँ पर आई मतलब जो ये बात आपको बता रहा है वो कौन है? मिस्टर एम हेमेल हैं, जो कि फ्रांस भाषा के शिक्षक हैं। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है ये हमारी विस्टास, माफ़ कीजिएगा, फ्लेमिंगो बुक जो हमारी है उसका पहला ही लेसन है और उसका टाइटल क्या है? द लास्ट लेसन, उससे लिया गया है। तो यहाँ पर फ्रांस भाषा के शिक्षक जो टीचर हैं मिस्टर एम हेमेल, वह उनके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंच कह रहा है कि ये जो शब्द हैं ये शब्द मुझे बहुत जोर का झटका देने वाले थे, थंडर क्लैप थे। ओह द wretches, that was what they had put up at the town hall। अब उसे ये बात समझ में आ रही है कि जब फ्रेंच घर से स्कूल के लिए निकला था तो बीच में टाउन हॉल था, वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड था और बुलेटिन बोर्ड पर के सामने बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी। तो अब उसे समझ में आ रहा है कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठा क्यों थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब वो रिपेंटेंस कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि मेरी फ्रांस भाषा का लेसन। रिपेंटेंस क्यों कर रहा है? क्योंकि अब उसके स्कूल में फ्रांस भाषा जो उसकी मातृभाषा है उसको अब नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? क्योंकि बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, वहाँ से आदेश आया है कि अब इनके स्कूलों में, एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा को अब नहीं पढ़ाया जाएगा। इसलिए वो पश्चाताप कर रहा है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मैंने क्यों पढ़ना नहीं सीखा? हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, मतलब उसने उसको जो फ्रांस भाषा है उसको अभी तक लिखना भी नहीं सीखा है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इसे नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और अब मतलब सीधा सा कहने का अर्थ ये है कि वो पश्चाताप कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि ना तो अब मुझे सीखने का मौका मिलेगा ना ही पढ़ने का मौका मिलेगा। और नाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मैं मेरे पाठ, मेरी मातृभाषा जो है उसको मैं नहीं सीख पाया, इसलिए यहाँ पर फ्रेंच को दुख हो रहा है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लाइड ऑन द सार। अब पढ़ने की बजाय मैंने क्या किया? सीकिंग बर्ड एग्स मतलब पक्षियों के अंडे है ना, और सार नाम की जो नदी है वहाँ पर, उसमें नदी पर स्लाइड करना। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नुएंसेस ए वाइल एगो।
और मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए दिक्कत देने वाली है या किताबों से उसका फ्रेंडली बिहेवियर नहीं था, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। अब उसे वो किताबें जो पहले भारी लगती थी, जो उसे परेशान किया करती थी, वह किताबें अब उसे पुराने मित्रों की तरह लग रही है। तो देखते हैं इन लाइनों के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसमें क्या होता है कि स्टोरी समझने के बाद आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, मतलब इनमें से बर्लिन से कौन सा आदेश आया था। कौन सा आदेश आया था? क्लोजर ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल का बंद होना। नो फ्रेंच टू बी टॉट, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। रस्टिकेशन ऑफ फ्रेंच, है ना, फ्रेंच को रस्टिकेट करना। फ्रेंच मतलब कौन है? फ्रेंच मतलब यहाँ पर वो लड़का है उसको रस्टिकेट करना। ट्रांसफ़र टू एम हेमल, मतलब एम हेमल का ट्रांसफ़र होना। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर आंसर होगा कि नो फ्रेंच टू बी टॉट, मतलब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वाई डज एम हेमल वांट द स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव। एम हेमल क्यों चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट जो हैं अटेंटिव रहें? तो इसका आंसर होगा बिकॉज इट इज़ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, है ना, क्योंकि यह उनका फ्रेंच या फ्रांस भाषा का आखिरी लेसन था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अगला है विच ऑफ दिस सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रेंच, मतलब फ्रेंच नाम का जो लड़का है उसे कौन उसके पुराने मित्र जैसे लगते हैं। तो उसकी बुक्स, उसकी जो किताबें थी वो उसे पुराने फ्रेंड की तरह लग रही थी। अगला है वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। इनवर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है विच ऑफ दीज एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन अबव लाइन्स, मतलब ऊपर की जो लाइन है इसमें ये थंडर क्लैप वाला शब्द ही अंडरलाइन है, इसमें दिया नहीं है तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब स्टार्टल्ड का अर्थ होता है भौचक्का रहना, किसी चीज़ को देखकर सुनकर आश्चर्यचकित हो जाना। और अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद ना हो, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होने वाला है। जब वो स्कूल पहुंचा, जब मिस्टर एम जो फ्रांस भाषा के टीचर हैं उन्होंने जब बताया कि अब फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उस समय वो भौचक्का रह गया और उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही रहेगा। अगला है विच ऑफ दीज मूड्स डिड फ्रेंच एक्सप्रेसेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। जब उसे पता चला कि फ्रांस भाषा का ये आखिरी लेसन है तो उसका मूड कैसा था? तो उसका मूड था रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, मतलब पश्चाताप कर रहा था और वो काफ़ी दुख में था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद में अब नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इन लाइनों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो चलिए लाइन पढ़ते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। अब ये लाइनें पढ़कर हमें तुरंत पता चल गया कि ये हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है, फ्लेमिंगो बुक में जो पहली पोएम है माई मदर एट 66, उससे लिए गई हैं। अब इसके जो पोएटेस हैं वो कमला दास हैं और इस पोएम में क्लियरली बताया गया था कि पोएटेस जो हैं वह अपनी माँ के चेहरे को देखकर दुखी होती है। अपनी माँ के चेहरे को देखकर दुखी क्यों होती है? क्योंकि माँ की उम्र जो है वो 66 वर्ष की हो गई है लगभग, है ना, बूढ़ी है वो। तो माँ के चेहरे को देखकर उन्हें काफ़ी दुख होता है। और जब वो माफ़ कीजिएगा, एयरपोर्ट जब पहुँचती हैं तो वहाँ का सीन यहाँ पर बताया गया है। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद जब हमारा सिक्योरिटी चेकिंग हुआ, है ना, तो मैं कुछ यार्ड की दूरी पर खड़ी थी और फिर जब मैंने मेरी माँ के चेहरे की ओर फिर से देखा तो माँ का चेहरा कैसा था? वैन पेल, है ना मतलब जो बूढ़े व्यक्ति का चेहरा जिस प्रकार से होता है, जैसे पीला पड़ जाना, है ना, खून की कमी होने के कारण चेहरे का रंग उड़ जाना, तो उसको वैन एंड पेल कहा है। और अपनी माँ के चेहरे की तुलना उसने विंटर्स मून से की है, लेट विंटर्स मून से। फेमिलियर एक का अर्थ होता है दर्द या पीड़ा तो उसे एक फेमिलियर दर्द होता है। माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। उसे एक चाइल्डहुड फियर भी आता है
है ना, जो छोटे बच्चे को अपने पेरेंट्स या अपने रिलेटिव्स से दूर होने पर जो पीड़ा या दर्द होता है, उसको फेमिलियर एक या चाइल्डहुड फियर कहते हैं। बट ऑल आई सेड सी यू सून, इसके बाद मैंने कहा अम्मा हम जल्दी मिलेंगे, सी यू सून मतलब जल्दी मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये जो शब्द पार्टिंग वर्ड्स इनको कहते हैं, है ना, विदाई लेते समय जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको पार्टिंग वर्ड्स कहते हैं। तो ये शब्द कहते हुए मैं मुस्कुराते हुए मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज हैज़ द पोएट कंपेयर्ड मदर्स फेस टू, मतलब इनमें से वह अपनी माँ के चेहरे से किसकी तुलना करती है, तो लेट विंटर्स मून से करती है। लेट विंटर्स मून का अर्थ यह है कि जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, मतलब ठंड का मौसम जब ख़त्म होता है, तो उस समय जो चंद्रमा रहता है ना, वो कैसा रहता है, वह अपनी जो ब्राइटनेस है उसको खो देता है ना, ब्राइटनेस कम हो जाती है, डल टाइप दिखता है। इसी प्रकार से वह अपनी माँ के चेहरे की तुलना करती है, क्योंकि बुढ़ापे के कारण अपनी माँ का चेहरा भी वेन एंड पेल दिखाई देता है, इसलिए विंटर्स मून से तुलना करती है। विच ऑफ दीज वाज रीजन ऑफ मदर्स पेल फेस, माँ के चेहरे का पेल फेस होना मतलब सफ़ेद पड़ जाना खून की कमी के कारण, बुढ़ापे के कारण। तो इनमें से माँ के चेहरे को पेल फेस वो किस कारण से बताती है, जैसे मदर्स ओल्ड एज, माँ के बूढ़े होने के कारण, मदर्स डिप्लेटिंग एनर्जी, ऊर्जा का कम होना, मदर्स इलनेस, मदर की बीमारी का होना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सही रहेगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। माँ बूढ़ी थी और उन एनर्जी लेस थी, डिप्लेटिंग मतलब कम हो जाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। अगला है द राइटर ऑफ द टेक्स्ट इज, ऊपर जो लाइनें लिखी गई हैं इसके राइटर कौन है, तो ये है कमला दास, ये पहले ही मैं बता चुका था। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का बी वाला भी दिया गया है, तो इसको हम पढ़ते हैं। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Sokolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, अंटार्कटिका। अब जैसे ही हमने इसको पढ़ा, तो लेसन ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये जो हमारी विस्टास बुक है, विस्टास बुक से ये लिया गया है, और उसमें अंटार्कटिका लेसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जर्नी इंड टू द अर्थ, उससे लिया गया है। तो इसमें जो लेखिका है, जिसका लेखिका का नाम है तिसानी दोषी, तो वो एक रिसर्च पर निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, अंटार्कटिका जाती हैं। तो वो कह रही हैं कि जिस वर्ष हम रिसर्च के लिए निकले थे, तो वो एक जहाज़ है जिसका नाम है रशियन रिसर्च वेसल, है ना, उसका नाम है एकेडमिक सोकाल्स्की। पूछा जाए आपसे कि एकेडमिक सोकाल्स्की क्या है, तो ये एक जहाज़ है। अब यहाँ पर एक और वर्ड आया है वेसल, वेसल का अर्थ होता है जहाज़, और जहाज़ का एक और पर्यायवाची शब्द है हिंदी में पोत, और रिसर्च का अर्थ होता है शोध, ठीक है ना। तो वो जो रिसर्च वेसल था उसमें वो बैठे और किधर निकले, कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का जो सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे हवा वाला जो कॉन्टिनेंट है, जो कि अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है, उसकी ओर निकले। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, है ना, मतलब मद्रास से लगभग 13.09 डिग्री, है ना, से हम निकले। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लास्ट एज मैनी इकोस्फेयर्स। अब हमने क्या क्या चीज़ें क्रॉस की, 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर। 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर का अर्थ ये है कि जैसे तालाब होना, नदी होना, सागर या समुद्र होना, तो वो बॉडीज़ ऑफ वाटर। तो ये चीज़ें क्रॉस करते हुए हम कहाँ पहुँचे, अंटार्कटिका पहुँचे। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है। जैसे पहला है द अबव टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, मतलब यह ऊपर की लाइनें जो हैं ये कौन से चैप्टर से ली गई हैं, तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, है ना, विस्टास से लिया गया है। अगला है हु इज़ आई इन द अबव लाइन, ऊपर की लाइनों में आई कौन है, तो आई कौन है, तिसानी दोषी है। और तिसानी दोषी कौन है, ये जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ की
राइटर हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द एकेडमिक सोकाल्स्की। एकेडमिक सोकाल्स्की क्या था? तो अ बोट, कैनो, वाटरक्राफ्ट। तो बोट का अर्थ भी नाव होता है ना। कैनो का अर्थ भी नाव होता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जो चप्पू वाली नाव होती है ना, चप्पू से जिसको चलाया जाता है, आप जानते होंगे, दोनों हाथों से इसे। और वाटरक्राफ्ट भी मतलब पानी पे चलने वाला जहाज। जैसे एयरक्राफ्ट होता है तो वो हवा में चलता है ऊपर आसमान में, एयर वाटरक्राफ्ट मतलब पानी में चलने वाला। तो तीनों का अर्थ है जहाज या पानी में चलने वाला कोई यंत्र, युक्ति। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला है वेयर वाज द नरेटर ट्रेवलिंग टू। नरेटर कहाँ की यात्रा के लिए जाता है? तो अंटार्कटिका, है ना। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 एक्सट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट को देखा है। डिटेल में इनको इसलिए पढ़ा है क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, तो किसी भी प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर हम दे सकें। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें और ऑप्शन और स्टोरी को रिलेट करें, आपका आंसर सही होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के वीडियोस यदि आप चाहते हैं तो भी कमेंट्स करके बताएं। साथ ही अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोस को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।